जिन लोगों को 1971 के भारत पाक युद्ध की याद है, उन्हें याद होगा कि युद्ध के दौरान अलग अलग इलाकों में इस तरह के सायरन कई बार बजते थे। जब भी दुश्मन के लड़ाकू विमानों के किसी इलाके में घुस आने की आशंका होती थी, तभी सायरन बजाकर लोगों को अलर्ट कर दिया जाता था कि वो सुरक्षित जगहों पर पहुंच जाएं। अगर रात का समय होता था तो सायरन के साथ ही ब्लैकआउट हो जाया करता था। ब्लैकआउट के दौरान हर तरह की लाइट बंद कर दी जाती थी, गाड़ियों की लाइट भी। घरों की खिड़कियों पर अखबार या काले कागज या मोटे पर्दे लगा दिए जाते थे ताकि गलती से भी कोई रोशनी बाहर न निकले। इसका कारण था कि दुश्मन के किसी लड़ाकू विमान को रात के वक्त नीचे कुछ दिखाई ही न दे जिसे वो निशाना बना सके। यही नहीं, दिन के वक्त भी अहम इमारतों और संस्थानों को कैमूफ्लाज कर दिया जाता था, यानी उन्हें छुपा दिया जाता था ताकि वो आसपास के रंगों में घुल मिल जाएं और ऊपर आसमान से अलग न दिखें। 1971 के भारत पाक युद्ध के दौरान ब्लैकआउट हुआ था, तो उस दौरान आगरा के ताजमहल को भी दुश्मन की नजर से बचाने के लिए इस तरह ढक दिया गया था। सफेद मार्बल की यह खूबसूरत विशाल इमारत रात में भी चमकती है। इसे दुश्मन के लड़ाकू विमानों की नजर से बचाने के लिए हरे रंग से रंगे जूट के विशाल कपड़े से ढक दिया गया ताकि दिन के समय भी लड़ाकू विमानों के पायलटों की नजर इस पर न पड़े। ताजमहल के आसपास झाड़ियां वगैरह, घास फूस वगैरह काफी हरियाली कर दी गई ताकि पहली नजर में ये इलाका जंगल सा नजर आए, एक सामान्य सा इलाका। करीब 15 दिन तक ताजमहल ऐसा ही ढका रहा। देश की अन्य ऐतिहासिक इमारतों पर भी इसी तरह के एहतियात बढ़ते गए। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान भी ताजमहल को ढका गया था। तो ब्लैकआउट, कैमूफ्लाज और एयर अलर्ट सायरन युद्ध जैसी आपात स्थिति के दौरान नागरिकों की सुरक्षा के लिए काफी अहम होते हैं। इसी तर्ज पर आज की रात कुछ देर पहले पंजाब के जालंधर कैंट में भी ब्लैकआउट की मॉक ड्रिल की गई। रात 8 बजते ही जालंधर छावनी में पूरी तरह से ब्लैकआउट कर दिया गया। इससे पहले दिन में प्रशासन और सेना की ओर से जालंधर कैंट में लोगों को जागरूक करने की मुहिम चलाई गई। बाजारों और रिहायशी इलाकों में लोगों को किसी आपात स्थिति में होने वाले ब्लैकआउट के बारे में जानकारी दी गई। बताया गया कि ऐसे में लोगों को किस तरह सुरक्षित जगहों पर जाना है। एक दिन पहले ऐसा ही फिरोजपुर में भी किया गया था। फिरोजपुर में आज भी एयर अलर्ट सायरन बजाने के जो टेस्टिंग है वो की गई। तो अब विस्तार से आते हैं कि 7 मई को क्या होने जा रहा है। गृह मंत्रालय ने देश के कई राज्यों के 244 सिविल डिफेंस डिस्ट्रिक्ट्स को निर्देश दिया है कि वो एक खास मॉक ड्रिल में हिस्सा लें। इस दौरान युद्धकाल जैसी परिस्थितियों में ब्लैकआउट, एयर रेड सायरन और लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजने का अभ्यास किया जाएगा। सिविल डिफेंस डिस्ट्रिक्ट वो पहले से चुने हुए फ्रंटलाइन जिले हैं जहां भारत सरकार नागरिक सुरक्षा से जुड़े कार्यक्रमों पर सक्रियता से अमल करती है। ये जिले युद्ध, हवाई हमलों, मिसाइल हमलों और बड़े आतंकी हमलों जैसी आपात स्थितियों में जरूरी तैयारियों के प्रशिक्षण का केंद्र बनते हैं। वहां के लोगों को जरूरी प्रशिक्षण दिया जाता है। तो सिविल डिफेंस डिस्ट्रिक्ट का मकसद है स्वयंसेवकों यानी वॉलंटियर्स को तैयार करना और उन्हें प्रशिक्षण देना। ब्लैकआउट और सुरक्षित निकासी का जो सेफ इवैक्यूएशन है उसका अभ्यास करना। होमगार्ड्स, एनसीसी, एनएसएस, पुलिस और स्थानीय प्रशासन के साथ सहयोग करना, तालमेल बेहतर करना किसी आपात स्थिति में। जनता को जागरूक करने से जुड़े अभियान बनाना और सुरक्षित जगहों की योजना बनाना, सुरक्षित जगहों को तैयार करना जहां आपात स्थिति में लोग पहुंच सकें। आपको फिर बता दें कि ये मॉक ड्रिल किसी युद्ध का संकेत नहीं है, बल्कि सिविल डिफेंस रूल्स 1968 के तहत तैयार आपात योजना का अभ्यास है, जिसे आज की परिस्थितियों के हिसाब से तैयार किया गया है। भारत पाक के बीच तनाव आप जानते ही हैं कितना चरम पर है। अब सवाल यह है कि किन जिलों को सिविल डिफेंस डिस्ट्रिक्ट के तौर पर चुना जाता है या चुना गया है। देश के 259 में से 244 सिविल डिफेंस जिलों को उन पर खतरे की आशंका और उनकी सामरिक अहमियत के हिसाब से इस बार चुना गया है। जैसे अंतर्राष्ट्रीय सीमा के करीब के जिले जैसे पंजाब, राजस्थान, गुजरात और जम्मू कश्मीर के जिलों को इनमें शामिल किया जाता है। अहम बुनियादी ढांचों से जुड़े जिले, रक्षा संस्थानों, पावर ग्रिड, रिफाइनरीज, बंदरगाह, संचार नेटवर्क और इसके अलावा एटॉमिक पावर से जुड़े संवेदनशील जिले जो हैं वो इसमें शामिल किए जाते हैं। आबादी का घनत्व और जोखिम ये भी देखा जाता है। बड़े शहरी इलाके जहां बहुत ज़्यादा आबादी है, दुश्मन उन्हें निशाना बना सकते हैं, इसलिए इन ज़िलों में लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने की जो तैयारियां हैं वो कराई जाती हैं, उन्हें जागरूक किया जाता है।
संवेदनशील तटीय जिले खासतौर पर जहां समुद्री रास्तों से खतरों की आशंका हो और जो देश की सुरक्षा के लिहाज से अहम हो, उन्हें भी सिविल डिफेंस डिस्ट्रिक्ट्स में शामिल किया जाता है। तो साफ है कि वो इलाके जो देश की सुरक्षा, स्थायित्व, एकता, अखंडता के लिहाज से ज्यादा संवेदनशील हों, दुश्मन का पहला निशाना बन सकते हों, उन्हें मॉक ड्रिल के जरिए युद्ध जैसी आपात स्थिति के लिए पहले से तैयार किया जाता है। गृह मंत्रालय ने 2010 में 259 सिविल डिफेंस डिस्ट्रिक्ट्स को नोटिफाई किया था, यानी बताया था कि ये सिविल डिफेंस डिस्ट्रिक्ट्स होंगे। इन सिविल डिफेंस जिलों को 3 श्रेणियों में बांटा गया। पहली श्रेणी में 13 जिले आते हैं जहां सिविल डिफेंस के सभी कार्यक्रमों पर पूरी तरह अमल किया जाना जरूरी है। ये सबसे संवेदनशील जिले माने जाते हैं। दूसरी श्रेणी में 201 जिले आते हैं और तीसरी श्रेणी में 45 जिले आते हैं। बाद की ये जो दोनों श्रेणियां हैं, इनमें उन जिलों के हिसाब से सिविल डिफेंस के लिए जरूरी कार्यक्रमों पर अमल किया जाता है। 259 में से सबसे ज्यादा 32 सिविल डिफेंस डिस्ट्रिक्ट पश्चिम बंगाल में हैं। फिर राजस्थान के 28 जिले इसमें हैं, असम में 20, पंजाब में भी 20 जिले और जम्मू कश्मीर में भी 20 जिले इन सिविल डिफेंस डिस्ट्रिक्ट्स में शामिल हैं। पहली श्रेणी में जो जिले आते हैं, जो सबसे संवेदनशील हैं, उनमें कैंट समेत पूरा दिल्ली आता है, जिसमें कि नई दिल्ली इलाका भी शामिल है। गुजरात के सूरत, वडोदरा और काकरापार इलाके इसमें आते हैं। महाराष्ट्र का मुंबई, उरन और तारापुर जिला जो है वो इसमें आता है। ओडिशा का तेलचर इसमें शामिल है। राजस्थान का कोटा और रावतभाटा इसमें शामिल है। तमिलनाडु में चेन्नई और कलपक्कम इसमें शामिल हैं सबसे संवेदनशील जिलों में। और उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर, जहां नरोरा एटॉमिक पावर प्लांट है, उन्हें सिविल डिफेंस डिस्ट्रिक्ट्स में शामिल किया जाता है पहली श्रेणी में। और आप देखेंगे इनमें से अधिकतर जगहों पर या तो एटॉमिक पावर प्लांट हैं या फिर सुरक्षा और सामरिक जरूरत के लिहाज से देश के सबसे अहम संस्थान यहां पर हैं। जनवरी 2023 की गृह मंत्रालय की जो सूचना है, उसमें सिविल डिफेंस के लिहाज से संवेदनशील इलाकों में कई शहरों को भी शामिल किया गया है। देश के 295 संवेदनशील जिलों और शहरों की जो पहचान हुई है, वहां शांति के समय नागरिक सुरक्षा के उपाय किए जाने जरूरी हैं। आपको बता दें कि आपात मौकों के लिए सरकार ने एक खास सुविधा भी विकसित की हुई है, जिसे CBS यानी सेल ब्रॉडकास्ट अलर्ट सिस्टम कहते हैं। आपको याद होगा कई लोगों को कि 2023 और 2024 में कुछ दिन कई जगहों पर अचानक लोगों के फोन बज उठे थे। अपने मोबाइल फोन पर अचानक ये मैसेज देखकर और आवाज देखकर लोग हैरान रह गए। कई लोगों को लगा कि कहीं उनके फोन हैक तो नहीं हो गए। सोशल मीडिया पर तुरंत इसे लेकर लोग सक्रिय हो गए, मैसेज लिखे जाने लगे कि ये क्या है। लेकिन जब लोगों ने अपने फ़ोन टटोले, उसमें जानकारी जो लिखी हुई है उसको ठीक से पढ़ा, तो उन्हें पता लगा कि नहीं, ये एक सरकार की एक्सरसाइज है। इसमें लिखा था कि दिस इज अ सैंपल टेस्ट मैसेज सेंट थ्रू सेल ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम बाय डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यानी एक सैंपल टेस्ट मैसेज है जिसे भारत सरकार के दूरसंचार विभाग ने सेल ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम के जरिए भेजा है। कृपया इस मैसेज की अनदेखी करें, यह भी लिखा था, क्योंकि इसके लिए आपकी ओर से कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसे पूरे भारत में इमरजेंसी अलर्ट सिस्टम को टेस्ट करने के लिए भेजा गया है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी NDMA द्वारा इस पर अमल किया जा रहा है। इसका मकसद आपात समय में जनता की सुरक्षा और उन्हें समय पर अलर्ट देने को बेहतर करना है। तो ये इस मैसेज में सरकार की तरफ से लिखा गया। तो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम की मदद से NDMA ने किसी खास इलाके में आपात अलर्ट और चेतावनियां देने के लिए मोबाइल फोन में ये सुविधा दी है। इसका मकसद है कि आपात समय में लोगों की मदद के लिए खास जानकारियां उन्हें तुरंत दी जा सके, जो उसी इलाके से संबंधित हो। सभी इलाकों में एक जैसी जानकारी न हो। युद्ध या किसी अन्य आपात स्थिति, किसी कुदरती आपदा के टाइम पर किसी खास इलाके में खास परिस्थितियां हो सकती हैं। तो ऐसे में सुविधा बड़े काम की है। इसके जरिए तुरंत उस इलाके में खास अलर्ट भेजे जा सकते हैं, जैसे बाढ़, भूकंप के दौरान। NDMA ने इसे एंड टू एंड सिक्योर बनाया है, यानी सुरक्षित और भरोसेमंद सिस्टम बनाया है। समय पर आधिकारिक जानकारी मिलने से लोग तुरंत सुरक्षित जगहों पर पहुंच सकते हैं या जो अन्य उपाय हैं उन्हें अपना सकते हैं। तो चक्रवात हो, भूकंप हो, बाढ़ हो, सुनामी, इन तमाम आपात स्थितियों के लिए इस्तेमाल किए जाने की ये योजना थी। निश्चित ही इसे युद्ध जैसे किसी आपातकाल में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके लिए सभी टेलीकॉम नेटवर्क का इस्तेमाल होता है।